आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि, जिसमें आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एज पर SCRA द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। CRA का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से टर्म को सिक्योरिटी में इंक्लूड किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑप्शन बी डेरिवेटिव्स, ऑप्शन सी शेयर्स, स्क्रिप्ट्स और बॉन्ड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो ये जितने भी टर्म दिए गए हैं ये सभी सिक्योरिटी में काउंट किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अलॉन्ग विथ सेबी एंड अदर रेगुलेटर्स अंडर कंपनीज एक्ट RBI also regulates the equity shares market. स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। इसमें हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू या फॉल्स है। प्रश्न इस प्रकार है कि सेबी एंड अदर रेगुलेटर्स के साथ साथ RBI भी इक्विटी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। तो यह कथन असत्य है, RBI इक्विटी शेयर मार्केट को रेगुलेट नहीं करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, वेयर द इंटायर फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स इट इज़ नोन एज ब्लैंक स्पेस। इसका अर्थ है कि ऐसे डिवेंचर जहां इंटायर फेस वैल्यू को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए है फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर, ऑप्शन बी पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर, ऑप्शन सी ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिवेंचर एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर। ये ऐसे डिवेंचर होते हैं जहां इंटायर फेस वैल्यू को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डिपॉजिटरी रिसीट्स विच आर इशूड इन इंडिया एंड लिस्टेड ऑन एन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ फॉरेन स्टॉक्स एज अंडरलाइंग शेयर्स इज नोन एज ब्लैंक स्पेस। इसका अर्थ है कि ऐसे डिपॉजिटरी रिसीट जो इंडिया में इशू किए जाते हैं, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं और उनके पास अंडरलाइंग के रूप में फॉरेन कंपनी के फॉरेन स्टॉक के शेयर होते हैं, तो वैसे डिपॉजिटरी रिसीट को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ADRs, दैट मीन्स अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, ऑप्शन बी GDRs, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, ऑप्शन सी IDRs, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ऑप्शन डी FCCBs, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो चूंकि देखिए यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है कि ऐसे डिपॉजिटरी रिसीट जिन्हें इंडिया में लिस्ट करना है, इंडिया में इशू करना है और उनके पास अंडरलाइंग के रूप में फॉरेन कंपनी के स्टॉक्स होंगे, तो यहाँ पे IDR की बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी IDRs। पांचवा प्रश्न है, साइज ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक्स are the two parameters for stock selection as part of indices. Which is the third parameter? किसी भी स्टॉक को इंडाइसेज में सिलेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। तो दो क्राइटेरिया यहाँ पे बताए गए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन है पहला और दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग स्टॉक है। तीसरा कौन सा पैरामीटर है जिसके बेस पे डिसीजन बनाया जाता है कि किसी स्टॉक को इंडेक्स में इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। तो ऑप्शन ए है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑप्शन बी है लिक्विडिटी, ऑप्शन सी FIIs होल्डिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिक्विडिटी। संख्या 6 है, डिपॉजिटरी रिसीट्स हैव अंडरलाइंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द इशूअर कंपनी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यह स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है और स्टेटमेंट इस प्रकार है कि डिपॉजिटरी रिसीट के पास इशूअर कंपनी के शेयर अंडरलाइंग के रूप में होते हैं। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है, इसका ऑप्शन है ट्रू, ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर दैट द काउंटर पार्टी इज नॉट डिफॉल्टिंग इन अ ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक्सचेंज पे जब कोई ट्रेड लिया जाता है तो काउंटर पार्टी यानी कि कोई बायर पार्टी ना ही कोई सेलर पार्टी, कोई भी पार्टी डिफॉल्ट ना करे, इसका ध्यान रखना किसकी जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन है द एक्सचेंज, ऑप्शन बी डिपॉजिटरी, ऑप्शन सी काउंटर पार्टीज देमसेल्व्स एंड ऑप्शन डी क्लियरिंग कॉरपोरेशन। जब भी कोई ट्रेड एक्सचेंज पे लिया जाता है तो उसमें काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है,
क्योंकि यहाँ पे बायर के बदले सेलर के रूप में और सेलर के बदले बायर के रूप में क्लियरिंग एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन वर्क करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन। प्रश्न संख्या 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि किस प्रोडक्ट को हम लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी डेरिवेटिव, ऑप्शन सी डेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 9 है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस। यानी कि जो सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में है उन्हें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन जो दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए क्लियरिंग सेटलमेंट, ऑप्शन बी डीमैटेरियलाइजेशन, ऑप्शन सी रीमैटेरियलाइजेशन एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीमैटेरियलाइजेशन। प्रश्न संख्या 10 है, इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स आर फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स whose interest is based on the returns of the underlying index, state whether true or false। अगेन ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है कि जो इक्विटी लिंक डिवेंचर्स होते हैं वो फ्लोटिंग रेट डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका इंटरेस्ट इस पे आधारित होता है कि जो वहाँ अंडरलाइंग इंडेक्स है उसका रिटर्न क्या होगा। तो बिल्कुल सही बात बताई जा रही है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मैं एक गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।